नमस्कार, लोकसभा टीवी के खास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और संवाद की इस खास कड़ी में आज एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोदी सरकार में पोत परिवहन, उर्वरक और रसायन मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, मैं आपसे बात करूं, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। आपके पास दो मंत्रालय हैं, पोत परिवहन, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। अगर मैं सबसे पहले पोत मंत्रालय के पहले साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में जानूं तो आप कैसे देखते हैं? पोत परिवहन मंत्रालय ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्योंकि आज 90% बाय वॉल्यूम एंड 75% बाय वैल्यूज़ कार्गो ये बाय सी से ही मूव होता है। और ऐसी स्थिति में शिपिंग सेक्टर, उसकी विरासत तो बहुत पुरानी है, क्योंकि मैरीटाइम सेक्टर में दुनिया में सबसे रिचेस्ट कंट्री इंडिया है। हम लोग मतलब इंडिया दुनिया के साथ, विश्व में कोई भी समुद्र का नाम कोई कंट्री से नहीं है, इंडिया के नेम से हमारे समुद्र का नाम है जी। हिंद महासागर जी। ये बताता है। और जब 5000 साल पुराना डॉक लोथल वो भी इंडिया में मिला हुआ है। आज आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाओ, आपको ओखा स्ट्रीट मिलेगी। आप अहमदाबाद में जाओ, मस्कत स्ट्रीट मिलेगी। मतलब हम गल्फ ऑफ कैम्बे से मस्कत के साथ व्यवहार करते थे। हम अफ्रीकन कंट्री से हमारा ओखा स्ट्रीट, मतलब गुजरात में एक ओखा पोर्ट है और उसके नाम पे वहाँ की स्ट्रीट का नाम है। ये बताते हैं कि ये रिच मैरीटाइम हिस्ट्री हमारी होते हुए भी देश में जब अंग्रेज़ का शासन आया, उस वक्त से उन्होंने इंडिया में शिप बिल्डिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। और तब से इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री या तो शिप बिल्डिंग धीरे धीरे बंद हो गया। आज़ादी के बाद एक क्षेत्र उपेक्षित रहा और रोड पर ज़्यादा भार दिया गया, इसलिए ये उपेक्षित क्षेत्र लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्योंकि आज के दिन में आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया की दुनिया की कंट्री के सापेक्ष में बहुत ज़्यादा है। दुनिया की एवरेज लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% है उसकी जीडीपी के सापेक्ष में, और इंडिया की 14% है। मतलब 5% हम एबव है, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल शिपिंग और सीवे उसका कम से कम उपयोग इंडिया में किया जा रहा है। उसको कैसे बढ़ाए, इंडिया में जो नेचुरल अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे एनकेज करें, उसके लिए पहले साल में हमने प्रयास किया। आपने देखा होगा जब सेकंड मिनिस्ट्री फॉर्म होने के बाद तुरंत ही मोदी 2 गवर्नमेंट में जब मैं शिपिंग का स्वतंत्र प्रभार देखा तो मैंने शिप रिसाइकलिंग बिल पास किया, क्योंकि इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी है। गल्फ ऑफ कैम्बे, माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम भावनगर एंड इट्स अ गल्फ ऑफ कैम्बे नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो गल्फ ऑफ कैम्बे में दुनिया का हाई करंट वाला क्षेत्र में एक है, और वहाँ नेचुरल ड्राप है 10 से 12 मीटर जब टाइड होती है। तो वहाँ शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ है। दुनिया में हर साल 1000 शिप रिसाइकल होते हैं, उसमें से 400 शिप, 350 से 400 शिप इंडिया में होते हैं। मतलब दुनिया का 40% शेयर इंडिया में शिप रिसाइकलिंग होता है। उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का करके, हांगकांग कन्वेंशन को रेटिफाई करके दुनिया का बिजनेस, दुनिया की रिसाइकलिंग के लिए दुनिया से शिप इंडिया में आए, इसलिए हमने शिप रिसाइकलिंग बिल पास किया। उसका बहुत दुनिया में इफ़ेक्ट हुई। आज यूरोपियन कंट्री जो इंडिया में शिप ब्रेकिंग के लिए नहीं भेजती थी, उन्होंने भेजना शुरू कर दिया, और ये इंडस्ट्रीज़ आज अच्छी तरह से ग्रो करने लगी। आज आप जाओ, दुनिया में कुल मिला के 20 से 25 लाख सी फेरर है। सी फेरर एक इम्पोर्टेंट जॉब है, क्योंकि समुद्र में छोटा मोटा काम के लिए भी वेसल्स में जाते हैं, उसको मिनिमम $2000 सैलरी मिलती है। मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख हो गया। 6 महीने समुद्र में जाना है, 6 महीने अपने घर पे रहना है, तो 6 महीने में उसको साल का सैलरी मिल जाता है, अच्छी बात है। लेकिन 25 लाख में से हमारा सी फेरर था 94,000, और हम ट्रेडिशनल सी फेरर है। 7,500 किलोमीटर हमारा कोस्टल लाइन है। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी हम एनकेस नहीं कर सकते? छोटा सा फिलीपींस, गुजरात से भी छोटा, ये फिलीपींस कंट्री का सी फेरर 8 लाख और हमारा 94,000।
क्यों नहीं जा रहा है, उसके लिए हमने स्टडी किया। एग्जामिनेशन सिस्टम हमने स्मूथ किया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थी उसको स्ट्रेंथनिंग किया। और सी फेयर के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड की एसओपी को हमने माना। उसका फ़ायदा ये हुआ कि पिछले 4 साल में, 3 साल में खास करके ये संख्या बढ़ के हो गई 2,40,000। ये हमने पिछले 1 साल में कई एग्जामिनेशन सिस्टम को हमने चेंज किया। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एक एसओपी तैयार की थी कि क्या दुनिया फेस रीडिंग के आधार पर फेस रीडिंग आई कार्ड बना सकती है सी फेयर के लिए। तो इंडिया ने सबसे पहले बनाया। आज हमारा ऑफिसर दुनिया को सिखाने के लिए जाता है और आज ये आईडी दुनिया के सभी पोर्ट ने ये फैसिलिटी क्रिएट नहीं की, हमने हमारा पोर्ट पर भी ये फैसिलिटी क्रिएट कर दी। आपका फेस को रीड कर ले, दूसरा उसको स्वाइप करके भी जा सकते। 3-4 प्रकार के व्यवस्था को इंक्लूड करके हमने कार्ड, स्मार्ट कार्ड बनाया। दुनिया में आज उसकी डिमांड है और दुनिया में उसकी सराहना हो रही है। ये काम हमने 1 साल में करके दिखाया। हमने ऐसे कई इनिशिएटिव लिए। इनलैंड वाटरवेज में आज़ादी के बाद हम पहले, जब हम आज़ाद नहीं थे उस वक्त बांग्लादेश इंडिया का पार्ट था। उस वक्त इंडिया से, कलकत्ता से बांग्लादेश का ट्रेड चलता था और नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड चलता था, लेकिन वो बंद हो गया, उपेक्षित रहा 17 साल तक। लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ मोदी जी ने एक अच्छा संबंध क्रिएट किया, रिलेशनशिप, बायलैटरल कोऑपरेशन डेवलप किया और उसके आधार पर बांग्लादेश ने चट्टोग्राम और मोंगला 2 पोर्ट इंडिया को यूज़ करने के लिए दिया और हम ये दोनों पोर्ट का यूज़ करके नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं। तो हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर दी। हमने 1 साल में हल्दिया से वाराणसी, वाराणसी से हल्दिया तक इनलैंड वाटरवेज को कंप्लीट कर दिया और फंक्शनल में आ गया। वहाँ से 800 किलोमीटर बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट तैयार कर दिया और बांग्लादेश से आसाम में 800 किलोमीटर डिब्रूगढ़ तक हमने 5000 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज आज के दिन में डेवलप कर दिया है। अब हम सेकंड स्टेज में, सेकंड ईयर में आप उसको ऑपरेशनल की स्थिति में देखेंगे और अगले दिनों में आप कोस्टल शिपिंग ज़्यादा देखेंगे। इंडिया में क्रूज टूरिज़्म देखेंगे, इंडिया में रो फेरी चलती हुई देखेंगे, गंगा में रोपेक्स फेरी चलती हुई आप देखेंगे, गंगा में क्रूज चलते हुए देखेंगे। उसका फर्स्ट स्टेप हमने ले लिया और सेकंड स्टेप में हम अगले साल में आगे बढ़ेंगे। आज हमने डिसीजन ले लिया तो अगले दिनों में उसका फ़ायदा ये होना है कि पोर्ट में इंडस्ट्रीज आएगी, उसको वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध होगी, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होगा। तीसरा, मेरा पोर्ट का कार्गो बढ़ेगा। शिपिंग रिसाइकलिंग बिल 2019, मुझे याद है पार्लियामेंट में जब इस पर बहस चल रही थी तो बहुत सारे माननीय सांसदों ने हैजार्ड मटेरियल के डंपिंग ग्राउंड की बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये अगर हम इंडिया में ला रहे हैं तो कहीं ये डंपिंग ग्राउंड ना बन जाए। एज ए मिनिस्टर आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि वास्तव में ये डंपिंग ग्राउंड नहीं बल्कि मेक इन इंडिया की तर्ज पे कुछ बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम इससे होने वाले हैं? गुप्ता जी, यही महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए हम बिल लाए थे कि शिप रिसाइकलिंग बिल ये सुनिश्चित करता है कि हैजार्डस मटेरियल को कैसे रिमूव करें, उसकी रिमूव सिस्टम क्या होनी चाहिए। ये शिप रिसाइकलिंग बिल में ये प्रावधान किया है कि कोई भी वेसल्स आता है तो उसमें हैजार्डस मटेरियल क्या है उसकी ये सूची बना के उसको पहले रिसाइकलिंग अथॉरिटी को भेजनी है और अथॉरिटी उसमें चेक करेंगे कि उसमें जो हैजार्डस है उसको रिमूव करने की सिस्टम फैसिलिटी क्या ये शिप रिसाइकलिंग यार्ड में है। तो शिप रिसाइकलिंग यार्ड में उसको रिमूव करने की जो फैसिलिटी है वो ही हैजार्डस वाला वेसल्स आएंगे। ये हमने पहले से अच्छी तरह से सुनिश्चित किया है और शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ में, शिप रिसाइकलिंग यार्ड में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हैजार्डस रिमूवल सिस्टम, हैजार्डस रिमूवल प्लांट वहाँ बना हुआ है। वहाँ कई टाइप के हैजार्डस है, उसको वहाँ रिमूव किया जाता है, उसको वहाँ क्लियर किया जाता है और अच्छी तरह से वहाँ हैजार्डस वेस्ट रिमूवल सिस्टम के माध्यम से उसको क्योर किया जाता है, बाद ही वो एयर में उसका यूज़ किया जाता है।
सर आपने जब इस बिल की बात की थी, इस बिल पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि भावनगर की सांसद हैं, उन्होंने बड़े विस्तार से उस दिन चर्चा की थी। उन्होंने बताया कि गुजरात के अलंग में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ रिसाइकलिंग होती है और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। हांगकांग कन्वेंशन की भी अभी आपने बात की। सर आज हम मान सकते हैं कि पूरी तरह सुरक्षित ये व्यवसाय होगा और लोगों को बहुत रोजगार मिलने की संभावनाएं होंगी? आज के दिन में जब फर्स्ट क्वार्टर में मैंने देखा दुनिया के बहुत शिप वहाँ ब्रेकिंग के लिए आई है। एक तो लेबर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज़ है, तो सिर्फ रिसाइकलिंग करना है, ब्रेक करना है तो लेबर चाहिए। आज 20,000 लेबर वहाँ है, टेक्नीशियन भी है, सारे देश से वहाँ लोग आते हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देने के बाद उसको वहाँ काम में लगते हैं। आसानी से दिन में 400-500 रुपीज़ मिनिमम से सैलरी, उसको पैसा मिल जाता है। अच्छी तरह से वहाँ लोग काम में लगे। अगले दिनों में उसका एक्सपांशन करके सचाना करके एक दूसरी साइड है गुजरात में, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे। आज 134 यार्ड में प्लॉट है और वहाँ 15-20 और प्लॉट बनने की संभावना है। सर जैसा अभी आपने बताया कि शिपिंग इंडस्ट्री जो है लेबर बेस्ड इंडस्ट्री है, और अगर मैं बात करूं दुनिया के आए कोरोना काल की, तो क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में शिपिंग इंडस्ट्री पे कुछ प्रभाव पड़ा या आपने कुछ कदम पहले उठा लिए थे? हमने बहुत पहले से कदम उठा लिया। पहले तो जिस दिन देश में लॉकडाउन हुआ तो दूसरे दिन ही हमने होम मिनिस्ट्री को कन्विंस करवाया कि पोर्ट एक्टिविटी इज़ ए एसेंशियल एक्टिविटी, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अब मुझे अंडमान निकोबार के लिए ग्रेन्स पहुंचाना है। पोर्ट बंद हो जाए तो मैं ग्रेन्स कैसे पहुंचा सकूं? देश में तेल लाना है तो पोर्ट बंद हो जाए तो तेल नहीं आ सकता। लाइफ लाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा पोर्ट पर डिपेंड करता है, इसलिए तुरंत ही हमने होम मिनिस्टर को कन्विंस करवा के उसको एसेंशियल एक्टिविटी में रख दिया। पोर्ट का कामकाज और गतिविधि शुरू रहे, उसके लिए सभी वहाँ काम करने वाले लोगों को अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके पास दिलवा दिया, पास दे दिया, हमारी एक्टिविटीज शुरू रही। उसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय आया हमारे पास, साइन ऑफ और साइन ऑन। वहाँ जो क्रू है वो समुद्र में गए हुए 6 महीने में उसको कोस्टल लाइन पर आना होता है, लेकिन साइन ऑन साइन ऑफ विदेशी लोगों के लिए भी नहीं था और देश के लोगों को समुद्र में थे उसको भी आने की मंजूरी नहीं थी। हमने इनिशिएटिव लेके साइन ऑफ साइन ऑन सबसे पहले दुनिया में हमने शुरू करवाया। ये शुरू करने से हमारा सीफेरर यहाँ साइन ऑन हुआ और साइन ऑफ भी हुआ। उसके लिए हमने अच्छी तरह से SOP बनाई। दुनिया के दूर सुदूर में रहने वाले कोई युवा उसको शिप में जाना है जॉब के लिए तो वो वहाँ से आ सके पोर्ट पर, और पोर्ट में आके पोर्ट की जॉब में लग जाए और शिप से चले जाए। ये व्यवस्था हमने खड़ी की। हमने ये मूवमेंट किया, उसका फ़ायदा ये हुआ कि 1 लाख सीफेरर साइन ऑफ साइन ऑन इंडिया से हो पाए, और उससे दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि दुनिया के अदर कंट्री में साइन ऑफ साइन ऑन नहीं हो रहे थे और इंडिया में हो रहे थे, तो हमारे युवा लोगों को रोजगार जॉब भी मिला। तो ये से 5-7 हज़ार नए युवा लोग जो कभी एक भी बार शिप में नहीं गए थे उसको जॉब मिल गई। तो ये कोरोना क्राइसिस के दरमियान हमने प्रोग्रेसिव और एकदम एग्रेसिव इनिशिएटिव लिया। उसका ये फ़ायदा हुआ कि इंडियन युवाओं को जॉब भी मिली और साइन ऑफ साइन ऑन करके हमने दुनिया को व्यवस्था भी उपलब्ध कराई और देश में उससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक्शन लिया, उसका अच्छा नतीजा निकला। सर जब दुनिया में कोरोना महामारी जब पूरी तरह से आ चुकी थी तब भारत ने 23 मार्च को लॉकडाउन किया। उस दौरान सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए। ऐसे में मास्क, सैनिटाइज़र, PPE किट्स, टेस्टिंग किट्स की जिम्मेदारी भी आपके महकमे की ही रही। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या वास्तव में उस कोरोना काल में आपके मंत्रालय ने बहुत बारीकी से इन तथ्यों को समझा और जो चीज़ें आनी थी महामारी से रोकने के लिए वो आ पाई, और आज क्या स्थिति है? सर मैं आपको बताऊं, मोदी जी ने एक तो सही वक्त पर डिसीज़न लिया, और जब फर्स्ट केस USA में आया था उसी दिन फर्स्ट केस इंडिया में रिकॉर्ड हुए थे, और जिस तरह से USA में स्पीड से कोरोना की महामारी आगे बढ़ी, ऐसी स्थिति में जो इंडिया में आगे बढ़े तो उस दिन इंडिया के पास नहीं थी टेस्टिंग लैब, और उस वक्त हमारे पास नहीं थी PPE किट,
नहीं थे मास्क, एक कोई व्यवस्था और नहीं थे पूर्ति प्रमाण में कोरोना के दर्दी के लिए, पेशेंट के लिए बेड। जी। और जो महामारी आगे बढ़ गई तो इंडिया में तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो मोदी जी ने समय पे एक्शन लिया और ये एक्शन लेने के बाद तुरंत ही हम लोगों को काम में लगाया कि उस वक्त कोरोना क्राइसिस के दरमियान देश की जनता को मेडिसिन की कमी नहीं होनी चाहिए, देश में मास्क का प्रोडक्शन होना चाहिए, देश में पीपीई की किट का ही भी प्रोडक्शन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। और ये सब देश में हमने एकदम एग्रेसिव उस विषय में काम करना शुरू कर दिया, तो प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। दूसरा, हमारे सामने एक दूसरा पड़कार था कि दुनिया में सारी फार्मा इंडस्ट्रीज इफेक्टेड हुई थी, इट्स वन थिंग। दूसरा, फर्स्ट प्रोटोकॉल में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आज कई भी मेडिसिन आई है लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उपयोग तो आज इतना ही है जितना पहले था, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए और बढ़ाने के लिए। तो हमने देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की रिक्वायरमेंट थी, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी। कोरोना क्राइसिस के दरमियान फार्मा इंडस्ट्रीज चालू रहे, उसमें लेबर समय पे जाते रहे, बंद ना रहे, उसके लिए हमने प्रोग्रेसिवली काम किया और एक मिनिस्ट्री में ही स्पेशल कोविड सेल ओपन करके उसको मॉनिटरिंग किया, तो उससे हमें उसको स्ट्रीमलाइन करने में सफलता मिली। मार्च से लेके अभी तक काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है। ऐसे में दुनिया के साथ साथ भारत की कई कंपनियां कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सर, कोरोना वैक्सीन बने और इससे मानव जाति को हम सुरक्षित कर पाएं, ऐसे में भारत का प्रयास को आप कहां देख रहे हैं? भारत का प्रयास वर्ल्ड लेवल का ही प्रयास है। आज इंडिया की 3 कंपनीज उस कंपटीशन में है और हमने इंडियन कंपनीज ने फर्स्ट ट्रायल पास कर लिया है, सेकंड ट्रायल के एंड तक पहुंचे हैं और अक्टूबर में थर्ड ट्रायल में भी आ जाएंगे। जिस तरह से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में हमने जो प्रेजेंटेशन देखा और हमारे देश के एक्सपर्ट लोगों ने अपना ओपिनियन दिया, उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि दुनिया की कोई कंपनी तो रिसर्च करके वैक्सीन लाएंगे ही, लेकिन इंडियन कंपनी भी अपना इंडिजीनियस वैक्सीन भी देश को अगले नज़दीक के दिनों में, नज़दीक के महीनों में उपलब्ध करवा देंगे। उस दिशा में हमारी कंपनियां लगी हुई है और उसका अच्छा नतीजा भी दिखाई दे रहा है। सर, एक बहुत बड़ा कि कह सकते हैं माइलस्टोन कदम आपकी सरकार का है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। तकरीबन 6000 से ज़्यादा इस समय जन औषधि केंद्र हैं। अगर मैं विशेष तौर पे बात करूं कोरोना काल की, तो क्या आपको लगता है कि इस काल में जो जन औषधि केंद्र है उनके स्टोर पर मिलने वाली दवाइयां कारगर साबित हुई कोरोना से लड़ने के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने छेड़ा है। देश में आज मेरे पास 6500 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र है। पर डे 3 से 4 करोड़ की मेडिसिन एकदम चिपर रेट में लेकिन क्वालिटी मेडिसिन लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है। पर डे 30 से 40 लाख लोग जन औषधि केंद्र पर मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं। और जो परमानेंट जो हैबिचुअल डिसीज़ है, डायबिटिक पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई बीपी के पेशेंट है, उसको रेगुलर मेडिसिन चाहिए, ये सब लोग वहाँ से ही मेडिसिन लेते हैं क्योंकि एकदम सस्ती मिलती है और लोगों को एश्योर हो गया है कि मेडिसिन क्वालिटी मेडिसिन है। और एक क्वालिटी मेडिसिन, सस्ती मेडिसिन हमने जन औषधि केंद्र के माध्यम से कोरोना क्राइसिस के दरमियान भी जनता को उपलब्ध कराई। हमने हर स्टोर पर जन औषधि मित्र बनाए हुए हैं। 20-20, 25-25 जन औषधि मित्र होते हैं, वो स्वैच्छिक जुड़ते हैं। हमारा जन औषधि केंद्र पर ही ये लोग अपने सहयोग करते हैं, हमारे जन औषधि केंद्र के संचालक को कहने से। तो ऐसे जन औषधि केंद्र पर से हमारे कई हजारों जन औषधि मित्रों ने कोरोना क्राइसिस के दरमियान घर घर जाके मेडिसिन पहुंचाई। लाखों लोगों को जन औषधि केंद्र के माध्यम से कोरोना क्राइसिस के दरमियान मेडिसिन की सुविधा मिली है और सुविधा पहुंची है। मुझे याद है लगभग 2008 में इस परियोजना को अमली जामा पहनाने का प्रयास किया गया और 2014 तक केवल 99 एक्टिव जन औषधि केंद्र थे, जो 2020 आते आते तकरीबन 6000 के पार हो चुके हैं। सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बड़ी परियोजना की महत्वता को आप कैसे देखते हो? क्या लगता है आने वाले समय में आप इसको कहां तक एक्सपेंड करने वाले हैं?
ये परियोजना का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को हमें ध्यान में रखना होगा। देश बड़ा देश है, देश में बिलो पॉवर्टी के नीचे रहने वाले लोग भी हैं, लोअर मिडिल क्लास भी है, और उसके यहाँ कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, ऐसी स्थिति में वो मेडिसिन का खर्च, क्योंकि कंसल्टिंग का खर्च, डायग्नोसिस का खर्च तो कम होता है, लेकिन मेडिसिन का खर्च ज़्यादा होता है, और ये मेडिसिन का खर्च उसको कम हो जाने से उसकी जीवन में बदल होता है। इस दृष्टि से मैं ये परियोजना को देखता हूँ, और हमने डिसाइड किया है अगले दिनों में देश में 7,500 से ज़्यादा ब्लॉक है। अगले शायद 1 साल में हम हर ब्लॉक तक पहुँच जाएंगे। हर ब्लॉक में हमारा एक जन औषधि स्टोर होना चाहिए, और हमने उसके लिए इनिशिएटिव लिया है। मेरी सारी टीम उस काम पे लगी हुई है, और मैंने उसमें केवल सरकारी स्कीम नहीं, उसमें काम करने वाले लोगों को मैं स्वयं उसका मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। मैं स्वयं उसको सीईओ काम करे इस दृष्टि से काम करता हूँ, क्योंकि मैंने ये रुचि का विषय बनाया, सेवा का विषय बनाया। मेरे यहाँ काम करने वाले सभी लोग उसको इस दृष्टि से देखते हैं। वो सैलरी मिलती है एक बात है, लेकिन मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, देश के गरीब के लिए कुछ कर रहा हूँ, इस भाव से मेरे सारी टीम देखती है, तब जाके मैंने ये योजना को यहाँ पहुँचाई है। सर, आपकी सरकार की कई सारी योजना है। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आपकी सरकार ने पिछले दिनों लॉन्च की, महिलाओं के लिए सुविधा सैनिटरी पैड की, 1 रुपीज़ 1 पैड। सर, आज किस तरह से महिलाओं को ये पैड मुहैया हो पा रहे हैं? हमारे इलेक्शन में मैनिफेस्टो में हमने कहा था कि 1 रुपीज़ में 1 सैनिटरी पैड देंगे। महिला के हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ विषय है, और केवल शहर की महिला या तो अमीर महिला ही सैनिटरी पैड का उपयोग करे ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव की महिला भी उसका उपयोग करनी चाहिए, गरीब महिला भी उसका उपयोग करनी चाहिए, और वो सस्ते दाम से मिलना चाहिए, तब जाके उसका उपयोग करेंगे। और इसलिए शायद 1 साल पूरी होने आई है इस योजना शुरू करते हुए। अब तक हमने 5 करोड़ सैनिटरी पैड बेच दिया। अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी पैड है, क्वालिटी के साथ हमने बार्गेनिंग नहीं किया है, लेकिन हम 1 रुपीज़ में देते हैं। तो कई महिला मंडल आगे आई है, सखी मंडल आगे आए हुए हैं, कई एनजीओ आगे आई हुई है, कई स्कूल आगे आई हुई है, और अगले दिनों में हम उसको मास कैंपेन करके सभी महिला सैनिटरी पैड का उपयोग करें। मैं सभी स्कूल को उसके साथ जोड़ना, सेकेंडरी स्कूल को जोड़ना चाहता हूँ, सभी कॉलेज को उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, उसको कई एनजीओ को उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, और बड़ी एक मुहिम चला के देश की एक महिला ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसको सैनिटरी पैड उपलब्ध ना हो। 1 रुपीज़ में एक उपलब्ध होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब सभी महिला तक, दूर सुदूर गांव तक भी पहुंचना चाहिए। और उसके लिए मैं अगले दिनों में एक स्कीम भी लेके आ रहा हूँ। जी सर, प्रधानमंत्री जी के पास दूरदृष्टि है, ये बात जग जाहिर हो चुकी है। पहले ही कार्यकाल में उन्होंने आम लोगों के लिए बैंकों में खाता खुलवाया, जिसका साफ असर हमने कोरोना काल में देखा। सीधे बैंकों में ट्रांसफर हुआ। सर, इसी से जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना भी पहले कार्यकाल के दौरान प्रारंभ की गई, आयुष्मान भारत। स्वस्थ भारत के लिए इस योजना को आप कैसे देखते हैं, और आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट? मैं इस योजना से विशेष खुश इसलिए हूँ, ये प्रधानमंत्री जी का विज़न है, और एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने पहली बार हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जुड़ा। कोई भी नेशन को डेवलप होना है, आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, तो फर्स्ट प्राथमिकता होती है कि देश के नागरिक स्वस्थ हो। देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तब स्टेट स्वस्थ होंगे, तब राष्ट्र स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ राष्ट्र ही डेवलप कंट्री बन सकता है, या तो आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ने के लिए आपको भी यहाँ से दूसरी जगह पे जाना है, 2 किलोमीटर दूर जाना है, आपका स्वास्थ्य डल होगा तो आप कैसे जा पाओगे? प्रगति करनी है, लेकिन आपका स्वास्थ्य ही ठीक ना हो तो कैसे कर पाओगे? मोदी जी ने कहा कि देश में स्वास्थ्य को, हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ के डेवलपमेंट पर उसकी डायरेक्ट इफेक्ट होती है। इसलिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ये छोटी बात नहीं है, 50 करोड़ लोग तक पहुंच जाना, समझ लो कि डायरेक्ट 50 करोड़ लोग तक उसकी इफेक्ट हुई। बिल्कुल 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये नए भारत के निर्माण में
नए यूथ और स्वस्थ नागरिक ही अपनी भूमिका, अपना दायित्व अदा करेंगे। सर, नए भारत के निर्माण में अगर बात करें किसानों की, तो भारत में तकरीबन 12 यूरिया प्लांट है, जिसमें 250 मीट्रिक टन यूरिया लगभग साल में आप लोग उत्पादित करते हैं। कोरोना काल में किसानों को लगातार यूरिया मिलती है बगैर किसी कालाबाजारी के, इसके लिए आपके मंत्रालय ने किस तरह के काम किया, और विशेषकर नीम कोटेड यूरिया के क्षेत्र में? कालाबाजारी तो हमने होने ही नहीं दिया है आज तक, हम उसके ऊपर निगरानी ही रखते हैं। हमने नीम कोटिंग कर दिया, नीम कोटिंग करने से और इंडस्ट्रीज़ में उसका उपयोग होना बंद हो गया, एक महत्वपूर्ण काम ये हुआ। दूसरा, कोविड के समय के दरमियान और बाद के समय में, आज जैसा आपने बताया कि हमारे पास 12 प्लांट है यूरिया का, और 240 से 45 लाख मेट्रिक टन यूरिया का प्रोडक्शन होता है। 320-30 लाख मेट्रिक टन यूरिया का सालाना हमारा कंजप्शन है। 50 से 60 लाख मेट्रिक टन यूरिया, 17 लाख मेट्रिक टन यूरिया हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हम उसका शेड्यूल तय करते हैं, टाइम पर यूरिया इंपोर्ट हो जाए, टाइम पर किसान को मिले, उसके लिए हमने एक डैशबोर्ड बनाया है। आप जाएंगे तो आपको पता लगेंगे, एक ऐसा डैशबोर्ड है, पोर्ट पर कितना यूरिया पड़ा हुआ है, कितना फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है, बाय ऑन वे कितना है, स्टेट में कितना फर्टिलाइज़र पहुंच गया है, डिस्ट्रिक्ट में कितना फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है, और आउटलेट है हमारा उसके पास कितना फर्टिलाइज़र है, उसको हम यहाँ बैठे ट्रेस कर सकते हैं। हमने देश के किसानों को समय सर यूरिया मिले, और हमने फर्टिलाइज़र का कोई प्राइस नहीं बढ़ाया है, यूरिया का कोई प्राइस नहीं बढ़ाया हुआ है, और किसानों को यूरिया हम उपलब्ध करवा रहे हैं। देश में कोई जगह से कभी शॉर्ट टाइम के लिए कोई दिक्कत आती है तो तुरंत ही हम उसको सॉल्व करते हैं और फर्टिलाइज़र उपलब्ध करवाते हैं। कहाँ भी कालाबाजारी का समय आ जाए, लोगों को 15 दिन तक 20 दिन तक फर्टिलाइज़र ना मिले, ऐसा हमने होने नहीं दिया है। सर, भारत की 135 करोड़ की आबादी और सीमित संसाधनों के बीच इस वक्त देश में एक आदर्श जनसंख्या नीति की बात चल रही है। इस पर सर, एक राजनेता होने के नाते आपका क्या नज़रिया है? देश में जो नीति के बारे में अभी विचार हो रहा है या तो बात चल रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका कोई अच्छा नतीजा निकले और उसका देश को फ़ायदा हो। पदयात्रा करने के लिए तो आप जाने ही जाते हैं, लेकिन आपकी एक पहचान है साइकिलिंग वाले सांसद के तौर पे। आम तौर पे आपको साइकिल चलाकर संसद में जाते हुए देखा गया है, अर्जुन राम मेघवाल जी भी उसमें से एक हैं। तो सर, साइकिलिंग के पीछे की प्रेरणा क्या है आपकी? साइकिल इज़ ए नॉट फैशन टू मी, इट्स अ पैशन टू मी। ये मैंने पैशन इसलिए बनाया कि साइकिल एक ऐसा एक्सरसाइज का माध्यम है, उसमें अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, ऐसा एक्सपर्ट लोग कहते हैं, तो उसमें एक्सरसाइज भी हो जाती है। दूसरा, आपको दूर नहीं जाना है, नज़दीक ही जाना है, तो साइकिल का उपयोग करके जाओ, फ्यूल भी बच जाएगा। फ्यूल बचेगा तो देश का हुडियामन भी बच जाएगा। चौथा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो एनवायरनमेंट भी अच्छे रहेंगे। आज आप जाओ डेनमार्क में, नीदरलैंड में, डेनमार्क में 50 लाख की पॉपुलेशन है और 48 लाख साइकिल है। आप नीदरलैंड में जाओ, 48 लाख की पॉपुलेशन है और 50 लाख साइकिल है। आप साइकिल का उपयोग करके, साइकिल नज़दीक जाना है तो साइकिल का उपयोग करना ही करना चाहिए। मैं नॉट ओनली फॉर पार्लियामेंट, बट मुझे कोई नज़दीक जाना है तो मैं साइकिल लेके ही चल जाता हूँ। देश का, मैं पार्लियामेंट में साइकिल लेके जाओ, देश की जनता देखे, देश के यूथ उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। हमने तो पार्लियामेंट में एक क्लाइमेट क्लब ओपन किया है, उसमें 20-25 एमपी जुड़े हैं। नए नए एमपी आते हैं तो हम साइकिल लेके उसको रिसीव करने के लिए जाते हैं, उसको प्रेरित करते हैं कि आइए साइकिल लेके। और पार्लियामेंट में हमने स्पीकर साहब ने एक पार्किंग भी दिया हुआ है, स्पेस दिया। ये पेस में ही हम सब लोग पार्क करते हैं। कई एमपी नए नए आते हैं, जुड़ते हैं, साइकिल लेके पार्लियामेंट तक आते हैं, उससे एक संदेश भी जाता है और देश का काम भी होता है। इसलिए मैं साइकिल को प्रमोट कर रहा हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका सर। नमस्ते। नमस्ते। तो ये थे मोदी सरकार में पोत, परिवहन, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, जिन्होंने न सिर्फ अपनी सामाजिक बल्कि राजनीतिक यात्रा के साथ साथ अपने विभिन्न मंत्रालयों की उपलब्धियों के बारे में बताया। तो संवाद के आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और खास मेहमान के साथ आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।